वेलकम फ्रेंड्स, एमसिंग फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। 66 बीपीएससी पीटी जो कि 27/12/2020 को प्रस्तावित है, बहुत ही कम समय बच गया है। तो इसका एक प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने देखा था जो कि यूट्यूब पर बेस्ड था। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 के साथ अवेलेबल है। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल रहेगा। आज के सेट का कट ऑफ रखा गया है 97, यानी कि आप 97 प्लस स्कोर यदि इस सेट में करते हैं, इसका मतलब है कि आपकी तैयारी बेहतर मानी जाएगी। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के अंत में जरूर बताएगा कि आज के सेट में आपका स्कोर कितना रहा। आज के सेट का प्रथम प्रश्न बोल रहा है कि यहाँ पे नदी और उसका संबंधित स्थल को मिलान करना है। तो सिंधु कहाँ हो जाएगा? तो आपको हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ठीक है। भोगवा कहाँ पर हो जाएगा? तो लोथल, हिंडन, आलमगीरपुर। और घग्गर कहाँ हो जाएगा? तो आपको कालीबंगन। इस आधार पर इसका आप लोग मैच कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 2 बोल रहा है कि ऋग्वेद में तृतीय मंडल के रचयिता कौन है? आपको पता है कि विश्वामित्र जी ने तृतीय मंडल का रचना किया था लोगों को आर्य बनाने के लिए। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। आप लोग वीडियो को पॉज करके ऑप्शन को एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पे वक्त का अभाव में हम लोग तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 3 बोल रहा है कि गौतम बुद्ध के जीवन पर किसने लाइट ऑफ एशिया पुस्तक की रचना की थी? 4 ऑप्शन है, आप देख लीजिए और ये आपका 5वां ऑप्शन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एडविन अर्नोल्ड। इन्होंने ही लाइट ऑफ एशिया पुस्तक की रचना की, इसीलिए गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। प्रश्न संख्या 4 बोल रहा है कि मेगास्थनीज के अनुसार तत्कालीन भारतीय समाज कितने वर्ग में विभाजित था? आपको पता है कि 7 वर्ग में इन्होंने इंडिका पुस्तक में 7 वर्ग की बात की है। तो देख लीजिए कहीं पर है 7, 4, 5, 8 और 6 है। तो 7 नहीं है, तो ऑप्शन ई इसका सही हो जाएगा। संख्या 5 बोल रहा है कि प्राचीन काल में सबसे उचित भू राजस्व दर क्या था? 1/3, 1/4, 1/5 या 1/6? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1/6। जो प्राचीन काल में सबसे उपयुक्त बोला गया था, वो बोला गया था आपको 1/6 को सबसे उपयुक्त बोला गया था। 6 बोल रहा है कि गणित की प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती के लेखक कौन थे? कौटिल्य, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य या रामानुजाचार्य? ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। गणित का जो लीलावती है, लीलावती का आपको यहाँ पे भास्कराचार्य के द्वारा इसकी रचना की गई थी। संख्या 7 यहाँ पे कुछ राजा है और उसके संबंधित जो है स्थान है उसको मिलान करना है। तो खजुराहो का क्या हो जाएगा? तो खजुराहो का हो जाएगा आपको चंदेल राजा। ठीक है ना। एलोरा का क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रकूट। दिलवाड़ा का क्या हो जाएगा? तो सोलंकी राजा। और दशावतार मंदिर की बात की जा रही तो गुप्त राजा। तो ये आपका मिलान सर्वश्रेष्ठ है। प्रश्न संख्या 8 बोल रहा है कि किस सल्तनत शासक के समय मंगोलों ने भारत पर प्रथम बार आक्रमण किया था? बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक या मोहम्मद बिन तुगलक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। देखिए भारत को उत्तर पश्चिमी सीमा पर मंगोल का आक्रमण इल्तुतमिश के समय हुआ था। उस समय मंगोल के नेता चंगेज खां की बात की जा रही है। और सर्वाधिक जब बात करेंगे तो ये आपको जो अलाउद्दीन खिलजी, इसके समय में सर्वाधिक बार हुआ था। प्रश्न संख्या 9 बोल रहा है कि दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया था? यहाँ पर प्रश्न थोड़ा सा उल्टा है। इसको आप मतलब कि वंश की नहीं बात कर रही है, सिर्फ राजा की बात की जा रही है। बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, फिरोज तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक? तो 9 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बहलोल लोदी। देखिए बहलोल लोदी जो थे ना, इन्होंने 1451 से लेकर के 1489 तक किया था। इनका सर्वाधिक काल का समय रहा था। ठीक है ना। बहलोल लोदी के बाद आपको सिकंदर लोदी थे। जबकि वंश की बात की जाएगा तो आपको पता है कि तुगलक वंश सर्वाधिक समय तक राज किया था। प्रश्न संख्या 10 बोल रहा है कि किस मकबरे को द्वितीय ताजमहल के रूप में जाना जाता है? रबिया-उद-दौला, नूरजहां, एतमदुद्दौला या फिर जेबू-उस-सुन्ना? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रबिया-उद-दौला। देखिए रबिया-उद-दौला जो थी ना, ये औरंगजेब की पत्नी थी और इसी के मकबरे को बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। तो औरंगजेब ने इसकी मृत्यु के बाद जो ताजमहल के हूबहू नकल के आधार पर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में इसकी रचना की थी। यदि इस प्रेमिसेस को और अच्छे से आपको देखना है तो इसको बहुत ही खूबसूरत ढंग से फिल्माया गया है MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी के एक गाने में, तो उसको आप लोग देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 11 बोल रहा है कि मुगल काल में दरोगा का पद था, क्या था? तो मुगल काल में दरोगा के पद को टकसाल अधिकारी कहा जाता था। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 बोल रहा है कि किस मुगल शासक को शाह बेखबर के नाम से जाना जाता है? मोहम्मद शाह, शालम द्वितीय, जहांदारा शाह या बहादुर शाह प्रथम? तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। बहादुर शाह प्रथम को ये इस मतलब कि आपको शाह बेखबर के रूप में जाना जाता था। और इनका कार्यकाल जो था 1707 से लेकर 1712 था। ठीक है ना। खफी खां के द्वारा इनको मतलब कि बहादुर शाह प्रथम को शाह बेखबर की उपाधि धारण की गई थी। इनके बारे में एक और बात जान लीजिए कि जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी तो 707 ईस्वी में जब ये राजा बना था तो इन्होंने जो संभाजी के पुत्र शाहू उनको छोड़ दिया था। और ये प्रश्न आपको एक्साइज असाइनमेंट्स में पूछा जा चुका था। प्रश्न संख्या 13 बोल रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर शासन करने के सभी अधिकार वापस लेने की उद्घोषणा की गई थी, कब की गई थी? आपके पास 4 ऑप्शन है, इतना से देख लीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 नवंबर 1858 को। ठीक है ना। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी के भारत पर शासन करने के सभी अधिकार वापस ले लिए थे और 1 नवंबर 1858 को जो है
इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी की उद्घोषणा को पढ़ा था। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कैनिंग ने उद्घोषणा कहाँ पर की थी। तो इलाहाबाद दरबार, दिल्ली दरबार, इस तरह का ऑप्शन आ जाता है। तो इलाहाबाद दरबार में कैनिंग के द्वारा ही किया गया था और 1 नवंबर 1858 को सारे अधिकार छीन लिए गए थे। 14, निम्नलिखित में से किसने लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब के प्रशासन से की थी। 4 ऑप्शन है, इतना से देख लीजिए इसका बाद। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है आपको लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब के शासन से की थी। 15 बोल रहा है कि कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय वायसराय कौन थे। 4 ऑप्शन है, देखिए कैबिनेट मिशन कब आया था सबसे पहले आप जानिए। तो कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। 1946 में किसका शासन था, तो बेबल का था। बेबल का जो कार्यकाल है 1944 से लेकर के आपको 47 तक, ठीक है ना। और कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। तो इस तरह से भी आप इसको देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 16 बोल रहा है कि हारगेट समिति जो है इसका संबंध में से किस में से है। भू राजस्व, अकाल, शिक्षा, कृषि। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षा से हो जाएगा। और ये जो हुआ था आपको वर्ष 1929 में, ठीक है ना, 1929 में शिक्षा के विकास के लिए रिपोर्ट देने के लिए फिलिप हॉरगोट की अध्यक्षता में एक सहायक समिति की नियुक्ति की गई थी। 17 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने होम रूल लीग आंदोलन का नेतृत्व किया था। नायडू, एनी बेसेंट, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। आपको पता है कि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने किया था, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ई हो जाएगा। 18 बोल रहा है कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में कब बम फेंका था। विथ डेट आपको यहाँ पर दिया गया है। 4 ऑप्शन है, देख लीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 अप्रैल जो है 1929। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। 19 बोला कि तेभाग आंदोलन कहाँ हुआ था, बिहार, बंगाल, असम या ओडिशा। इसका सही उत्तर हो जाएगा बंगाल में। देखिए ये 1946 में जो है खेतर मजदूरों का जो था आंदोलन था, जो कि आपको किसान आंदोलन कह सकते हैं। तो 1946 में बंगाल में हुआ था और इसके जो नेता थे वो थे कंपाराम और भवन सिंह थे, ठीक है ना, तेभाग आंदोलन के। प्रश्न संख्या 20 बोल रहा है कि भारत में धन के निष्कासन को किसने रक्तस्राव कहा था। दादा भाई नौरोजी, रमेश चंद्र दत्त, कार्ल मार्क्स या महात्मा गांधी ने। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा कार्ल मार्क्स, ठीक है ना। भारत में धन के निष्कासन को कार्ल मार्क्स ने ब्लीडिंग प्रोसेस, जिसको कि आप रक्तस्राव कह सकते हैं, इसकी संख्या दी थी। 21 सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किस वायसराय के समय में हुआ था। सार्वजनिक निर्माण विभाग, लोक निर्माण विभाग, इन सारे का स्थापना जो हुआ था वो डलहौजी के समय में हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, जिसको PWD विभाग भी बोलते हैं, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 22 बोला कि कांग्रेस के मंच से पहली बार वंदे मातरम 1896 में कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था। कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। आपको पता है कि बहुत ही फेमस है। इसका सही उत्तर हो जाएगा CRM सयानी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 बोल रहा है कि मद्रास टेनेंसी एक्ट कब लागू हुआ था। 85, 1885, 1900, 1886 या 1898। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा 1898 में। और वहीं पे एक और सवाल पूछता है कि बंगाल टेनेंसी एक्ट कब हुआ था। ये सवाल पूछा भी जा चुका है BPSC के प्रीवियस में, तो इसका हो जाएगा 1885 में। यहाँ पे मद्रास पूछ रहा जा रहा है, तो मद्रास 1898 हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 24 बोल रहा है कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवादी हमेशा जिंदा रहेगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने इस बात की उद्घोषणा की थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा कराची अधिवेशन, जहां पर आपको मौलिक अधिकारों की बात की गई थी। तो वहां पर इन्होंने इस बात की उद्घोषणा की थी, ठीक है। और एक और पूछा जाता है, गांधी बालू से ही कांग्रेस से अधिक शक्तिशाली संगठन की रचना कर सकता है, तो इसकी कहाँ पर उद्घोषणा की गई थी। तो ये उद्घोषणा की गई थी 1942 वाला जो भारत छोड़ो आंदोलन था, उस समय के अधिवेशन जो हुआ था, उसमें गांधी जी ने कहा था कि जो है महात्मा गांधी बालू से भी कांग्रेस से ज़्यादा शक्तिशाली संगठन की रचना कर लेते हैं। और ये गांधी मर सकता है परंतु गांधीवादी नहीं, ये कराची अधिवेशन में कहा गया था। प्रश्न संख्या 25 बोला कि माउंटबेटन योजना के अंतर्गत जनमत संग्रह का प्रावधान निम्न में से किस क्षेत्र के लिए दिया गया था। तो आप देख लीजिए 4 ऑप्शन है आपके पास, पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, सिलहट और बंगाल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ई। देखिए असम के सिलहट के लिए भी था और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के लिए भी था, तो इसका ई हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। 26 क्रिप्स प्रस्ताव को किसने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। तो आपको पता है कि महात्मा गांधी ने इसके बारे में कहा था। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। क्रिप्स मिशन जो है 1942 में आया था। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा, मार्च 1942 में आया था। ये सवाल भी आपको BPSC में 60 से 62 में पूछा जा चुका है। प्रश्न संख्या 27 बोल रहा है कि द इंडियन नेशन समाचार पत्र के संस्थापक में से कौन से थे। JL नेहरू, मौलाना मजरूल हक, कामेश्वर सिंह जो दरभंगा के महाराज थे, दरभंगा महाराज के नाम से जाना जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा महाराजा कामेश्वर सिंह, ठीक है ना। द इंडियन नेशन जो दरभंगा के महाराज थे। 28 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजी राज का विरोध करने के लिए स्थापित ध्रुव दल के सेनानायक थे, ठीक है। 1942 की बात की जा रही है। राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, सरदार नित्यानंद या सूरज नारायण सिंह के नाम से। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो है ध्रुव दल के सेनानायक जो थे जयप्रकाश नारायण थे, ठीक है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। 29 बोल रहा है कि नौजवान सभा
जो है भारत सभा जो है की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा भगत सिंह। और ये सवाल जो है आपको हाल ही में बिहार असाइनमेंट्स में पूछा जा चुका है। 30 बोल रहा है कि सुधारक पत्र के संपादक निम्नलिखित से कौन से थे? मोतीलाल, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सी आर दास, गोपाल कृष्ण गोखले। पत्र पत्रिका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप सब लोग देख लें। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। सुधारक पत्र के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे। 31 बोल रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की महिलाओं और बच्चों को कल्याण को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है? थोड़ा सा ये ट्रिकी सवाल है, इसमें कंफ्यूज मत हुई है। 42, 46, 15, 24 या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा 15। देखिए 15 में जब आपको बोला जाता है कि किसी से भेदभाव नहीं करेगा, तो आरक्षण की जहाँ पर बात की जाती है वहीं पर इस चीज़ का उल्लेख है कि महिलाओं और बच्चों को कल्याण को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है, ठीक है ना। 46 आपको SC ST के लिए शिक्षा की बात करता है। 24 आपको जो है पहले आपका बाल श्रम की बात करता है। और 42 में जो है ना वहाँ पे आपको प्रसूति की बात की जाती है, लेकिन जो 15 में है वहीं पे आपको महिलाओं और बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान की बात की जा रही है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं था? प्रभुत्व संपन्न, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक या गणराज्य, इनमें से एक या अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पंथनिरपेक्ष का वहाँ पे नहीं था, ठीक है ना। ये आपको पता है कि 42वें संविधान संशोधन में इसको शामिल किया गया था, ठीक है। प्रश्न संख्या 33 बोल रहा है कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? काका साहब कालेकर इसके अध्यक्ष थे। 48, 53, 56 या 1979। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1953 में काका कालेकर के अध्यक्षता में ये किया गया था और इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1955 में दी थी। अब दो तरह के सवाल पूछे जाते हैं, एक निर्माण और रिपोर्ट कब दिया, मतलब उसका निर्माण कब हुआ था संगठन का और रिपोर्ट कब दिया था। तो इनका निर्माण 1953 में हुआ था प्रथम पिछड़ा वर्ग का, और ये रिपोर्ट 1955 में इन्होंने दिया था। 34 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? गोलकनाथवाद 56, केशवानंद भारत 1973, मिनरवा मिल 1980 या MR बम्बई बात 1984। कौन सा इसमें सही नहीं? इतना से देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा गोलकनाथवाद। ये 1965 नहीं होगा, ये 1967 हो जाएगा। बाकी केशवानंद सब कुछ ये सही है, ठीक है ना। 35 बोल रहा है कि राष्ट्रपति को पुनः निर्वाचन की योग्यता का उल्लेख निम्न में से किस अनुच्छेद में है? 55, 56, 57 या 58। पुनः निर्वाचन की बात की जा रही है राष्ट्रपति की, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 57। देखिए 57 में बोलता है कि राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की योग्यता का उल्लेख किया गया है, ठीक है ना। जहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि राष्ट्रपति जो है इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है कि कितना बार बन सकता है, आजीवन यदि वो जीतता है तो बनता रह सकता है, ठीक है ना। 36 बोला है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संघीय विशेषता को दर्शाता है? 4 ऑप्शन है, इतना से सारों को देखिए। आपातकालीन उपबंध, राज्यपाल की नियुक्ति, राज अनस्वर नहीं है, द्विसदनात्मक विधायक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी द्विसदनात्मक विधायक, ठीक है ना। संविधान के द्विसदनात्मक विधायक की स्थापना की है, और जहाँ पर आपको राज्यसभा लोकसभा है, और राज्यसभा भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि लोकसभा भारत के जनता का, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 37 बोल रहा है कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन पहली बार कब किया था? 56, 62, 65, 1992 या इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। देखिए सरकारी समिति का जो सिफारिश आया था 1987 में, सबसे पहले आप जान लीजिए सरकारी समिति क्या है। तो इसका स्थापना, सरकारी समिति का स्थापना 1983 में हुआ था। इन्होंने अपना रिपोर्ट 1987 में दिया था और इसका अंतिम रूप से प्रकाशन 88 में हुआ था, 1988 में, ठीक है ना। और ये सवाल भी आपको BPSC में पूछा गया था। तो इन्होंने सरकारी समिति ने जो अपना रिपोर्ट दिया था, तो 247 पेज का रिपोर्ट दिया था। उन्होंने इन्होंने कहा था कि आप जो है राज्य परिषद का गठन कीजिए, और ये संविधान के अनुच्छेद 263 के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था कि करने के लिए, ठीक है ना। तो इसके आधार पर आपको 1990 में प्रथम बार अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था, इसीलिए इसका ऑप्शन ई हो जाएगा, ठीक है, 1990 हो जाएगा। 38 लोकसभा की सीटों की दृष्टि से इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है। लोकसभा की सीट की बात की जा रही है, देख लीजिए आपके पास 4 ऑप्शन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ई। देखिए इनमें से सभी विकल्प सुमेलित हैं। उत्तर प्रदेश में आपको 80 है, महाराष्ट्र में 48 है, पश्चिम बंगाल में 42 और बिहार में 40 है। 39 बोल रहा है कि भारत के राष्ट्रपति बनने से पूर्व बिहार के राज्यपाल कौन कौन रहे हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामनाथ कोविंद, KR नारायण, डॉक्टर जाकिर हुसैन या इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। ऑप्शन ई इसका सही हो जाएगा एक से अधिक। देखिए रामनाथ कोविंद जो वर्तमान में है, और आपको भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये दोनों जो थे राष्ट्रपति बनने से पूर्व बिहार के राज्यपाल रहे थे। तो बिहार जो है बहुत से लोगों के लिए बहुत ही लकी साबित रहा है। 40 बोल रहा है कि संसद द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के समय राज्य सूची के विषयों पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद कितने समय तक प्रभावी रहते हैं? एग्जाम से देखिए काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है ना। देखिए राष्ट्रपति द्वारा जो भी आपको आपातकाल के समय राज्य सूची के विषयों पर बनाए गए जो भी कानून होते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह तक प्रभावी रह सकते हैं। 41 बोल रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा द्वारा संकल्प पारित करके हटाया जा सकता है। सामान्य बहुमत से, उपस्थिति में मतदान करने वाले के 2/3 से, कुल सदस्यों के बहुमत से, तत्कालीन कुल सदस्यों के बहुमत से, या एक में से
कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, तत्कालीन कुल सदस्यों का बहुमत है। देखिए बहुत ही ये मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी बिहार के कंटेक्स्ट में भी आया था जिसमें कि लालू यादव का टेप प्रकरण हुआ था। यहाँ पे होता क्या है ना कि विधानसभा का चुनाव या अध्यक्ष को हटाने की जो बात होती है, दोनों का जो मेजोरिटी का बात की जा रही है, तो वहाँ पे मान लीजिए कि कोई अनुपस्थित है यानी कि सीट खाली है, तो उसको कुल सदस्यों में से काट देते हैं और वहाँ पे जितना उपस्थित है उसमें से वोटिंग करवा लेते हैं। जिसके पक्ष में ज़्यादा हो जाएगा उसी की बात मानी जाएगी। वो बोलेंगे उसका इलेक्शन, तो इलेक्शन हटाना तो हटाना, तो इसलिए बोला जाता है तत्कालीन कुल सदस्यों को बहुमत से। तो यहाँ पे इसलिए वहाँ पे बोला गया था कि आप अनुपस्थित हो जाएं, जो कांड हुआ था, टेप कांड हुआ था, ठीक है ना। तो यही तत्कालीन कुल सदस्यों के बहुमत से हो जाएगा, ठीक है। 42 बोला है कि प्रकलन समिति के कुल सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। आपको पता है कि प्रकलन समिति का कार्यकाल कितना होता है, 1 वर्ष का होता है, ठीक है ना। तो 1 वर्ष कहीं पे है नहीं है, यानी कि ऑप्शन ई हो जाएगा, 42 का ऑप्शन ई हो जाएगा, ठीक है। 43 बोल रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार किसी राज्य में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या हो सकती है, कितनी हो सकती है। देख लीजिए, राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या की 1/3 से अधिक नहीं, राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या की 2/3 से अधिक नहीं, 60 से कम नहीं, 40 से कम नहीं। तो इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, ठीक है ना। इसके अनुसार क्या बोल रहा है कि 1/3 से अधिक नहीं हो सकती, किसके, राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या से, और आपको लेकिन यह संख्या 40 से कम भी नहीं हो सकती। और 40 और 60 वाला सवाल आपको बिहार असाइनमेंट्स में भी पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ई इसका हो जाएगा, ठीक है। तो 40 से कम नहीं और राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या की 1/3 यानी कि ए और डी बन रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन ई हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 44 बोल रहा है कि भारत के संविधान का अभिरक्षक कौन है। तो इसका पता है आपको कौन हो जाएगा, तो उच्चतम न्यायालय, ऑब्वियसली उच्चतम न्यायालय ही हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका हो जाएगा सही। 45 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। महान्यायवादी, नियंत्रण में और महालेखाकार, परीक्षक, प्रधानमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक, ऑप्शन ई हो जाएगा। सभी की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 46 बोल रहा है कि मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव योजना के तहत किस राज्य के शासित प्रदेश को अगले 5 वर्षों में जैविक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लद्दाख को रखा गया है, ठीक है ना। और ये जो है मतलब कि लद्दाख को अगले 5 वर्षों में जैविक जो है प्रदेश में बदलने के लिए वहाँ के जो उपराज्यपाल हैं आर के माथुर ने मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि मोदी, तो कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में मोदी योजना भी बोला जा सकता है। तो इसकी शुरुआत वहाँ पे किया गया था आर के माथुर के द्वारा। 47 बोल रहा है कि इंडियन ग्लोबल वीक 2020 का आयोजन कहाँ पर किया गया था। ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस या संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्रिटेन में किया गया था, ठीक है ना। इंडियन ग्लोबल वीक जो है 2020 9 से 11 जुलाई के बीच में, 9 से 11 जुलाई के बीच ब्रिटेन में आयोजित किया गया था। इसका थीम था पुनः प्रवर्तक बने भारत और बेहतर नया विश्व, ठीक है ना। पुनः प्रवर्तक बने भारत और नया विश्व। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 48 बोल रहा है कि किसानों की फसलों का नुकसान होने पर उन्हें मुआवजा देने हेतु किस राज्य सरकार ने किसान सहायक योजना की शुरुआत की है। एमपी, गुजरात, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश। यहाँ पे एक ऑप्शन छूटा हुआ है ये वाला, लेकिन छोड़िए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात। गुजरात ने किसानों की फसल का 33% से अधिक नुकसान होने पर 4 हेक्टेयर की भूमि के लिए 20,000 रुपया मुआवजा देने की घोषणा की है, और यही है आपको किसान सहायक योजना, ठीक है ना, गुजरात के द्वारा किया गया है। 49 बोल रहा है कि 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस क्षेत्र को भारत की मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए ऑप्टिकल फाइबर लिंक की स्थापना की घोषणा की है। काफ़ी फेमस है और इसका किया गया था आपको लक्षद्वीप को किया गया था, ठीक है ना। 49 का सी हो जाएगा, ठीक है। और ये काम जो है 1000 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है और इनको पूरा भी कर लिया गया है, ठीक है। 50 बोल रहा है कि 14 अगस्त 2020 को हुए इजराइल यूएस शांति समझौता के संबंध में कौन सा कथन सही है। बोल रहा है कि इजराइल समझौता करने वाले यूएई तीसरा अरब देश है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने समझौता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इजराइल तथा जॉर्डन के बीच स्थित वेस्ट बैंक पर इजराइल का कब्जा रोक दिया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों के तीनों सही है। देखिए, इजराइल समझौता करने वाला है यूएई तीसरा अरब देश, लेकिन प्रथम खाड़ी देश बना है। यहाँ पे कंफ्यूज मत कीजिएगा, तीसरा अरब देश लेकिन प्रथम खाड़ी देश बना है। डोनाल्ड ट्रंप की इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी और इसका आधार ही बना कि ये जो वेस्ट बैंक है ना, इस पर इजराइल का कब्जा पर वर्तमान में प्रतिबंध लगा दिया गया, तब जाके इन दोनों में समझौता बन गया था, ठीक है। प्रश्न संख्या 51 बोल रहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। 51 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 52 बोला कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने 1500 करोड़ की लागत से विश्व के सबसे बड़े टॉय म्यूजियम बनाने की घोषणा की है। 4 ऑप्शन है, इतना से देख लीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, गुजरात। गुजरात के द्वारा ये किया गया, ठीक है ना। गुजरात में 30 एकड़ जमीन पर विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम बनाया जाएगा, जिसमें 11 लाख से ज़्यादा खिलौने प्रदर्शित किए जाएंगे। इसे गुजरात की चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी के बाल भवन प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है, ठीक है।
53 बोल रहा है कि जनवरी 2020 में किस व्यक्ति को संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 4 ऑप्शन है, इत्मीनान से देखिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एम सोमैया, ठीक है ना। एम सोमैया को संगीत कलानिधि पुरस्कार सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार मद्रास संगीत अकादमी के द्वारा प्रदान किया जाता है। इसे कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। एम सोमैया को 2020 का संगीत कलानिधि पुरस्कार। 54 बोला है कि किस राज्य सड़क परिवहन कॉर्पोरेशन ने महिलाओं की सुरक्षा के हेतु दामिनी नामक एक हेल्पलाइन लॉन्च किया है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये लाइन जो हेल्पलाइन, दामिनी हेल्पलाइन जो नंबर है ये जारी किया गया है, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 55 बोल रहा है कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित देशों की सूची में प्रथम स्थान पर कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। ये जो है बोल रहा है कि बांग्लादेश वायु प्रदूषण में सर्वाधिक प्रभावित है। इसके बाद पाकिस्तान, मंगोलिया, अफगानिस्तान और भारत का स्थान है। भारत की बात की जाएगी तो यहाँ पर चौथा हो जाएगा, ठीक, पाँचवा हो जाएगा। बांग्लादेश पहला, पाकिस्तान दूसरा, मंगोलिया तीसरा, अफगानिस्तान चौथा और भारत पाँचवा। भारत पाँचवा स्थान पर और प्रथम स्थान पर आपको बांग्लादेश हो जाएगा। प्रश्न संख्या 56 बोल रहा है कि 13वां संयुक्त राष्ट्र प्रवासी पक्षी सम्मेलन 2020 के संबंध में निम्न से कौन सा कथन असत्य है। इसका आयोजन गुजरात में किया गया। अगले वर्ष थाईलैंड में इसका आयोजन देश होगा। इसे बॉन कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसका शुभंकर बना। इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 56 का बी, ठीक है। अगले वर्ष थाईलैंड में इसका आयोजन किया जाएगा। देखिए 17 फरवरी 2020 को और से लेकर 22 फरवरी 2020 के बीच गुजरात में 13वें, वो था आपको 13वां था राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र जो है प्रवासी पक्षी का आयोजन किया गया था। और भारत को अगले 3 वर्ष के लिए इस कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुन लिया गया। इस सम्मेलन में 130 देश प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन के लिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को आपको बनाया गया था और इसको ही बॉन्ड किया जाना चाहता है। तो अगला 3 के लिए भारत ही है, तो ये अगले वर्ष थाईलैंड में कहा जाएगा, ये आपको गलत है। 57 बोल रहा है कि देश का प्रथम राज्य कौन सा है जो गृहिणी सुविधा योजना के तहत 100% एलजीपी गैस प्राप्तकर्ता राज्य बन गया है। 4 ऑप्शन है, इतना से देखिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश जो है 100% एलजीपी गैस प्राप्तकर्ता प्रथम राज्य बन गया, ठीक है ना। और ये क्या, गृहिणी सुविधा योजना के तहत एलपीजी गैस प्राप्तकर्ता राज्य बन गया। 58 आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में 1 से 10 लाख तक की जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है। मैसूर, नई दिल्ली, इंदौर या अंबिकापुर। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा अंबिकापुर, ठीक है ना। और इसमें जो है जनसंख्या 1 लाख मतलब 1 से लेकर 10 लाख तक की जनसंख्या की श्रेणी में शीर्ष पर अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में है। इस श्रेणी में पटना बिहार को सबसे निचला 47वां स्थान प्राप्त हुआ था। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य वाली बात है पटना की स्थिति। 59 बोल रहा है कि देश की पहली जैव ईंधन रिफाइनरी की शुरुआत कहाँ की गई है। ओडिशा, छत्तीसगढ़, सिक्किम या आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है ओडिशा। बीपीसीएल के द्वारा बारगढ़ ओडिशा देश में जो है देश का पहला जो है आपका जैव ईंधन रिफाइनरी स्थापना की गई है बीपीसीएल के द्वारा, ठीक है। 60 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य या गलत है। इतना से आप सारे को देख लीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, नो स्पिन। अनिल कुंबले नहीं होगा, नो स्पिन जो है सेनवार्न हो जाएगा, ठीक है ना। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह, ये भी बिल्कुल सही है। एस अगेंस्ट ऑस्टन एमरिया, ये भी सही है। गेम चेंजर शाहिद अफरीदी, ये भी सही है, ठीक है ना। 61 बोल रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कब कोरोना को वैश्विक महामारी घोषित किया था। 4 ऑप्शन है, विथ डेट इसको देखना है। तो 61 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। 11 मार्च 2020 को कोविड-19 को वैश्विक महामारी की घोषणा की गई थी। 62 हाल ही में कौन सा देश जलवायु आपातकाल घोषित करने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया है। आपातकाल, जलवायु आपातकाल की बात की जा रही है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, ठीक है ना। मई 2020 में ब्रिटेन के बाद आयरलैंड ने जलवायु आपातकाल घोषित करने वाला देश का दूसरा देश बन गया। सर बोल रहा है कि वृक्षारोपण अभियान नामक कार्यक्रम भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है। पर्यावरण, वन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय या कोयला मंत्रालय। इनमें से कोई नहीं अधिक। ऑप्शन डी इसका हो जाएगा कोयला मंत्रालय। देखिए ये जो कोयला मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है, इसका मेन मकसद है खनन क्षेत्र में पौधे लगाकर हरित क्षेत्र को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाना। इसीलिए आपको वृक्षारोपण अभियान नामक कार्यक्रम आपको कोयला मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। 64 बोला है कि भारतीय राज्यों के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्रदान किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। और आपको जो है ईज ऑफ डूइंग में आंध्र प्रदेश को और जो है उत्तर प्रदेश को द्वितीय स्थान प्रदान किया गया है, ठीक है ना। प्रथम आंध्र प्रदेश और द्वितीय उत्तर प्रदेश। 65 बोल रहा है कि निम्न में से कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी देश है। वर्तमान की बात की जा रही है, चीन, अमेरिका, जापान या रूस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अमेरिका। वर्तमान में अमेरिका सबसे बड़ा व्यापारी देश बन गया है।
66 बोल रहा है कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक किस जो है सदस्य द्वारा जारी किया जाता है, संक्रमण की बात की जा रही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जो है विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। 2020 में जो है प्रथम स्थान आपको स्वीडन को मिला है, जबकि भारत का 74वां स्थान है, ठीक है ना। विश्व आर्थिक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है, स्वीडन प्रथम और भारत का 74वां है। प्रश्न संख्या 67 बोल रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का थीम क्या है? क्लाइमेट एक्शन, वन एवं जैव विविधता, टाइम फॉर नेचर, जल एवं जलवायु परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, टाइम फॉर नेचर, ठीक है ना। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का थीम टाइम फॉर नेचर था। 68 बोल रहा है कि संप्रति 9/2020 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत एवं बांग्लादेश के बीच में संपन्न हुआ। यह जो सेना अभ्यास है भारत के किस राज्य में संपन्न हुआ? संप्रति संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है 2020। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो है भारत के एवं बांग्लादेश के थल सेना के बीच में संपन्न हुआ था। इसका आयोजन मेघालय में किया गया था, ठीक है ना। तो 68 का ऑप्शन बी हो जाएगा, थल सेना के बीच में हुआ था, जल सेना में आप कन्फ्यूज मत कीजिएगा। प्रश्न संख्या 69 बोला कि वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन हैं? देख लीजिए, आपके पास 4 ऑप्शन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अधीर रंजन चौधरी जो है वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस से हैं। 70 बोला है कि हाल ही में भारतवंशी श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया? गयाना, मॉरिशस, विक्टोरिया या सूरीनाम? ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, सूरीनाम में किया गया, ठीक है ना। और ये जो है कैरिबियाई देश है, तो इसी के राष्ट्रपति के रूप में भारतवंशी श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी को नियुक्त किया गया है। 71 संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2020 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? जल संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, प्रदूषण रोकथाम हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, पौधा की देखभाल हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, कोरोना के बचाव हेतु, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, पौधे की देखभाल हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में जो है संयुक्त राष्ट्र ने 2020 को मनाने की घोषणा की है। 72 बोल रहा है कि 66वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार फिल्म हेलोरो को दिया गया है। फिल्म हेलोरो किस भाषा की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, गुजराती का। देखिए, ये 2019 का पुरस्कार था 66वां, जो कि 2020 में दिया जाता है, एक साल लेट से दिया जाता है, तो ये गुजराती फिल्म थी हेलोरो को। 73 बोल रहा है कि 2019 का डेविस कप का विजेता कौन है? तो 2019 वाला डेविस कप का विजेता आपको स्पेन है और उप विजेता आपको कनाडा हो जाएगा। 74 बोल रहा है कि श्रेयस योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? आपके पास 4 ऑप्शन है, देख लीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। और श्रेयस का फुल फॉर्म क्या होता है? स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ इन अप्रेंटिसशिप एंड स्किल, ठीक है ना। तो ये किया गया है आपको, और हिंदी में इसको बोलते हैं युवाओं के प्रशिक्षण एवं कौशल विकास के लिए श्रेयस का मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा इस योजना का शुरुआत किया गया है। 75 बोला कि बजट 2021 में किसानों को जल्दी खराब होने वाले सामानों को बचाने के लिए किस परिवहन की शुरुआत की गई है? देख लीजिए, आपके पास 4 ऑप्शन है, बहुत ही ये फेमस क्वेश्चन है और इससे अभी हाल ही में बिहार लाभान्वित भी हुआ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा किसान रेल। देखिए, जो है जल्दी खराब होने वाले फसलों को सीधे ट्रेन से मदद कराने के लिए तो जो महाराष्ट्र के देवलाली से दानापुर के बीच में इसका एक परिचालन भी हुआ है, वर्तमान में हो ही रहा है, ठीक है। प्रश्न संख्या 76 बोल रहा है कि अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य का प्रांत बनाने के बाद किसे बिहार का गवर्नर नियुक्त किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा मुनीम खां का। 1580 में अकबर ने खान ए खाना मुनीम खान को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया था, इसी को खान ए खाना मुनीम खान को, ठीक है, 1580 में, ठीक है। 77 बोल रहा है कि बिहार पृथक के लिए दिल्ली में शाही दरबार का आयोजन कब किया गया था? ठीक है, देख लीजिए, 8 दिसंबर 1911, 10 दिसंबर 1911, 11 दिसंबर 1911 या 12 दिसंबर 1911। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें बिहार और ओडिशा को नए प्रांत के रूप में गठित किया गया था। हालांकि नवीन प्रांत की स्थापना 1 अप्रैल 1912 को हुई थी, ठीक है। प्रश्न संख्या 78 बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा युद्ध शेरशाह सूरी के संबंधित नहीं है? देख लीजिए, चौसा, बिलग्राम, सूरजगढ़ या सामूगढ़ के। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सामूगढ़। सामूगढ़ का जो लड़ाई था वो था आपको शाहजहां के पुत्रों के बीच में लड़ा गया था, 1658 में लड़ा गया था, ठीक है ना। लेकिन चौसा का युद्ध आपको लड़ा गया था 1939 में, बिलग्राम का 1940 में और सूरजगढ़ का 1936 में लड़ा गया था। और सूरजगढ़ में के लड़ाई में शेरशाह ने बंगाल के शासकों को हराया था, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सामूगढ़। सामूगढ़ 1658 में, और ये उत्तराधिकारी युद्ध था। 79 बोल रहा है कि बिहार के मुंगेर में 1922-23 में किसान सभा का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? सच्चिदानंद सरस्वती, श्री कृष्ण सिंह, मोहम्मद जुबैर, यदुनंदन शर्मा, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद जुबैर। 22-23 में जो हुआ था, मोहम्मद जुबैर इसके अध्यक्ष थे, ठीक है ना। और उसके बाद श्री कृष्ण सिंह इसके उपाध्यक्ष
सिद्धेश्वर सिंह और नंद कुमार इसके सचिव थे। तो जो इससे पहले वाला जो बीपीएससी का पीटी था उसमें ये पूछा गया था कि 1922-23 में किसान सभा के गठन में किसका मतलब कौन सम्मिलित थे या नहीं थे। तो यहाँ पे आपको चारों ऑप्शन दे देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ई ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन उसके अध्यक्ष मोहम्मद जुबैर थे। जबकि 1929 वाला जो बिहार प्रांतीय सभा था उसका सजानंद सरस्वती हो जाएंगे। 80 1934 में गठित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष थे, ये सवाल भी पूछा गया है। जयप्रकाश नारायण, महेश नारायण, श्री कृष्ण सिंह या आचार्य नरेंद्र देव। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष की बात की जा रही है, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आचार्य नरेंद्र देव। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में हुआ था, ठीक है ना। औपचारिक गठन 1934 में हुआ था, इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव और सचिव थे जयप्रकाश नारायण। तो ये सवाल भी आपको, ये दोनों सवाल आपको एक तरह से बिहार जो है बीपीएससी पीटी में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। आचार्य नरेंद्र देव इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 81 बोल रहा है कि राजपुर नहर किस नदी की उपशाखा है, गंडक, कोसी, सोन या कमला। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोसी। ये जो राजपुर नहर है पूर्वी कोसी का एक उपशाखा है। इस नहर से मुंगेर एवं सहरसा जिलों में सिंचाई होती है। राजपुरा जो है पूर्वी जो है कोसी हो जाएगा। 82 बोल रहा है कि बिहार में सर्वाधिक चाय का उत्पादन किस जिले में होता है। ऑब्वियसली इसका सही उत्तर हो जाएगा किशनगंज, ठीक है ना। किशनगंज जो है थोड़ा सा आपको पश्चिम बंगाल के तरफ पड़ता है, तो वहाँ पे उसका होता है। अन्य जिला है आपको पूर्णिया है, कटिहार में भी होता है, अररिया में होता है, लेकिन किशनगंज में सर्वाधिक होता है। 83 बोला है कि बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड औद्योगिक उपक्रम कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा पटना में, ठीक है ना। और उपक्रम फतुहा पटना में स्थित है। 84 बोला कि बिहार में सबसे कम साक्षरता दर किस जिले का है। पूर्णिया, अररिया, सुपौल, शिवहर या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 2011 के जनगणना के अनुसार जो सबसे कम साक्षरता दर पूर्णिया 51.1% और सर्वाधिक साक्षरता आपको रोहतास 73.4 आपको रोहतास हो जाएगा, और आपको 51.1 जो है आपको पूर्णिया का हो जाएगा। 85 बोल रहा है कि बिहार में हरिहर नाथ मेला का आयोजन कहाँ पर किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोनपुर पशु मेला, वहीं पर आपको सोनपुर में ही इसका किया जाता है। हरि और हर, ठीक है ना। हरिहरनाथ का कार्तिक महीने के पूर्णिमा में किया जाता है, इसी का सबसे बड़ा पशु मेला है। 86 बिहार सरकार के 7 निश्चय में शामिल नहीं है। हर घर जल नल, हर घर बिजली, अवसर बढ़े आगे बढ़े, शौचालय निर्माण से घर निर्माण, ई इनमें से कोई नहीं, एक से कौन सा शामिल नहीं है, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 86 का ई हो जाएगा। देखिए बिहार सरकार के 7 निश्चय कार्यक्रम के अंतर्गत 7 है, इसमें हर घर जल है, हर घर बिजली है, अवसर बढ़े आगे बढ़े, उसके बाद शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, आर्थिक हल, युवाओं का बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार और शौचालय निर्माण, हर घर निर्माण। तो ये सारों के सारे हैं, ठीक है ना। एक बार आपको पूछा गया था जो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान है उससे पूछा गया था, तो हो सकता है जनरल से पूछ दिया जाए, तो ये सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। प्रश्न संख्या 87 बोल रहा है कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, कब की गई थी। तो देखिए सबसे पहले है आपको हाईकोर्ट 1916 हो जाएगा, और उसके बाद 1917 में आपको विश्वविद्यालय। पहले आपको हाईकोर्ट, उसके बाद पहले न्यायालय और फिर विश्वविद्यालय, इस तरह से आप कंसेप्ट याद रखिएगा। 87 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 88 बोल रहा है कि बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, ठीक है, प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। 4 ऑप्शन है, से देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है ना। पश्चिमी चंपारण जो है आपको 6.6 के साथ सर्वाधिक आपको अनुसूचित जनजाति वाला जिला है, ठीक है। 89 बोल रहा है कि बिहार में भूमि सुधार के लिए जमींदारी उन्मूलन का प्रयास कब किया गया था। 1948, 1950, 1953 या 1957। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 1950 में, ठीक है ना। लैंड रिफॉर्म एक्ट जो आया था इसके द्वारा आपको जमींदारी प्रथा समाप्त करने का पहली बार प्रयास 1950 में किया गया था। 90 बोल रहा है कि हाजीपुर किस रेलवे जोन का मतलब मुख्यालय है। तो आपको पता है पूर्व मध्य रेलवे, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 91 बोल रहा है कि 1 टेराग्राम किसके बराबर होता है। टेराग्राम 10⁻⁻12 या 10⁻12 या 10⁻15 या 10⁻⁻15। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 10⁻12 ग्राम, ठीक है ना। यूनिट से तो काफ़ी प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। तो देखिए 10⁻12 हो जाता है पीको, ठीक है ना। -12 वाला हो जाएगा आपको पीको हो जाएगा, और 12 वाला हो जाएगा आपको टेरा हो जाएगा। उसके बाद 10⁻15 वाला सीधे है, 15 वाला +15 वाला पेटा हो जाएगा, और -15 वाला फेम्टो हो जाएगा। +15 वाला आपको पेटा हो जाएगा और -15 वाला आपको फेम्टो हो जाएगा, ठीक है ना। और 91 का ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। 92 बोल रहा है कि अब तक भारत रत्न प्राप्त करने वाले वैज्ञानिक हैं कौन कौन है। चंद्रशेखर वेंकटरमन, होमी जहांगीर भाभा, एम विश्वेश्वरैया, सत्येंद्रनाथ बोस, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका उत्तर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। ये देखिए चंद्रशेखर वेंकटरमन इनको मिला था आपको 1954 में मिला था, और एम विश्वेश्वरैया को 1955 में मिला था। तो इन दोनों को मिल चुका है, ठीक है ना। इसके अलावा 2 और हैं आपको, APJ अब्दुल कलाम है, तो APJ अब्दुल कलाम को 1997 में मिला था, और CN राव को 2014 में मिला था, ठीक है।
93 बोल रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। स्टेटोस्कोप का क्या काम है, तो भैया देख लीजिए, स्टेटोस्कोप काम हो जाएगा आपको हृदय की ध्वनि को सुनना, ठीक है ना। उसके बाद बोल रहा है सिग्नोफोमीटर, तो इसका बोल रहा है रक्तचाप मापना हो जाएगा, ठीक है ना। सिस्मोग्राफ हो गया भूकंप की तीव्रता, और लक्स मीटर हो जाएगा प्रकाश की तीव्रता, ठीक है ना। तो लक्स मीटर प्रकाश की तीव्रता, और मेटोग्राफ आपको हो गया रक्तचाप, जिसमें कि 120 और 80 जो होता है, ठीक है। 94 बोल रहा है कि रेटिना में क्या पाया जाता है, विटामिन ए, बी, ई या विटामिन के। 94 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन ए। 95 निम्न में से किसने सर्वप्रथम जड़त्व का नियम दिया था, न्यूटन, गैलीलियो, सीवी रमन या कोपरनिकस। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, गैलीलियो के द्वारा ये दिया गया था। प्रश्न संख्या 96 बोल रहा है कि वास्तविक गैस जो होता है पीवी बराबर R2 का RT का कब अधिक सही पालन किया जाता है। उच्च दाब और उच्च ताप पर, निम्न दाब, निम्न ताप पर, निम्न दाब एवं उच्च ताप पर, और उच्च दाब एवं निम्न ताप पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, निम्न दाब एवं उच्च ताप पर। निम्न दाब आपको सबसे कम होना चाहिए और ताप उच्च होना चाहिए, तो वहाँ पे पीवी बराबर RT सर्वाधिक रूप से पालन करेगा। 97 विल्सन रोग किसके कारण होता है, तो इसका पता हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि ये तांबा के कारण होता है, ठीक है ना। तो 97 का ऑप्शन हो जाएगा आपका ई, तांबा कहीं पर नहीं है। 98 बोला है कि जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए जल में क्या मिला दिया जाता है। देख लीजिए आपके पास 4 ऑप्शन हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा 98 का ऑप्शन बी, ठीक है ना, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। जल की अस्थायी कठोरता जल में उपस्थित कैल्शियम या मैग्नीशियम के क्लोराइड, नाइट्रेट या सल्फेट के कारण होता है। इसे दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट मिलाया जाता है, जबकि अस्थायी जो होता है ना वो बाइकार्बोनेट के कारण होता है। अस्थायी में आप सीधे देखिएगा बाइकार्बोनेट जो कि उबालने से दूर हो जाता है, लेकिन अस्थायी जो होता है सल्फेट, उसके बाद नाइट्रेट या क्लोराइड, इन सब के कारण जो होता है अस्थायी, तो उसमें जैसे ही आप सोडियम बाइकार्बोनेट मिला दीजिएगा तो वो दूर हो जाएगा। 99 बोला है कि मानव मूत्र का pH का मान कितना होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4.5 से लेके 8 जो है 0 हो जाएगा, ठीक है ना। रक्त का 7.4 हो जाएगा, दूध का आपको 6.5 हो जाएगा, और मूत्र का आपको जो हो जाएगा वो लगभग 6 के आसपास हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए 4.5 से 8.0 के बीच में इसका प्रासर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 100 बोल रहा है कि बच्चों के जन्म के समय कौन सा वैक्सीन नहीं दिया जाता है, BCG, हेपेटाइटिस बी, OPV या MMR। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। देखिए बच्चों के जन्म के समय MMR जिसको बोलते हैं मेलेस्मस, मम्प्स या रूबेलिया के वैक्सीन नहीं दिया जाता, ठीक है, ये बाद में दिया जाता है। 101 बोल रहा है कि उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, डार्विन, लेमार्क, वॉल्सल या मेंडल। इसका ऑप्शन हो जाएगा ई। देखिए उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत जो है डी ब्रिज के द्वारा प्रतिपादित किया था, जबकि डार्विन ने आपको जैव उद्विकास एवं प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। तो यू डी ब्रिज हो जाएगा इसका उत्परिवर्तनवाद का, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा। 102 निम्नलिखित में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है, मलेरिया, निद्रा, पायरिया या कालाजार। प्रोटोजोआ की बात की जा रही है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा इसका, ठीक है ना। विकल्प में दिए गए सभी रोग प्रोटोजोआ जनित रोग ही हो जाएंगे, ठीक है। 103 बोल रहा है कि अंतः स्रावित वायु और उच्च स्रावित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है। हम लोग जो अंदर लेते हैं तो उसमें आपका 21% हो जाता है, ठीक है ना, और जब बाहर छोड़ते हैं तो उसमें से 16.4% ही बाहर आ पाता है। 104 बोल रहा है कि HIV का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, एलिसा, CD4, PCR या इम्यूनोफ्लोरो जाँच। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ई। देखिए HIV का पता लगाने के लिए उपयुक्त सभी टेस्ट किए जाते हैं, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 105 बोल रहा है कि हृदय गति को नियंत्रित करने में किस रसायन पदार्थ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ऑक्सीजन, N2, CO2, H2 या ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो 105 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए हृदय गति को नियंत्रित करने के लिए CO2 का प्रयोग किया जाता है। 106 पेप्सिन होता है हार्मोन, एंजाइम, विटामिन या शर्करा। तो पेप्सिन जो होता है वो हो जाता है आपको एंजाइम हो जाता है, जो अमाशय में स्रावित होता है एवं प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 160 बोल रहा है कि क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया संपन्न होती है, कहाँ पर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, कोशिका द्रव्य, हरित लवक या ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है ना। क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जाकर संपन्न हो जाती है। 108 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस समूह में सब द्विलिंगी जंतु हैं। चारों ऑप्शन को आप लोग पहले इत्मीनान से देख लीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जोंक, हाइड्रा और फीटाकृमि, ये सभी के सभी आपको द्विलिंगी हो जाएंगे, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 109 बोल रहा है कि लैक्टोज की सर्वाधिक प्रतिशतता कहाँ पर पाई जाती है, माँ के दूध, बकरी का दूध, गाय का दूध या भैंस का दूध। तो ऑप्शन ए इसका हो जाएगा माँ का दूध, ठीक है ना। लैक्टोज जो है डाइसैकराइड श्रेणी का कार्बोहाइड्रेट है, इसके सर्वाधिक प्रतिशत का मात्रा माँ के दूध में ही होता है। 110 इनमें से कौन मछली नहीं है, कटल फिश, स्टार फिश, जेली फिश, सिल्वर फिश, ठीक है।
तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए जो कटल फिश है दिए गए विकल्प में कोई भी मत्स्य वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। कटल फिश जो है संघ मेलस्का हो जाएगा, ठीक है, कटल फिश आपको संघ मेलस्का हो जाएगा। उसके बाद आपका स्टार फिश होगा संघ इकाइन कर्डेटमेटा हो जाएगा। उसके बाद जेली फिश हो जाएगा आपको संघ सिलेंट्रा हो जाएगा। और आपको सिल्वर फिश जो होगा संघ ऑर्थोपेड होगा। जहाँ पर भी फिश में एक्स्ट्रा शब्द लगा हुआ है पीछे में, अक्सर मान के चलिए मोटे तौर पर कि वो फिश नहीं होगा, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 111 बोला कि निम्नलिखित में कौन सा उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र की विशेषता है। पूरे वर्ष वर्षा, सर्दियों में केवल वर्षा, एक अत्यंत शुष्क मौसम, एक निश्चित शुष्क और आर्द्र मौसम, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, एक निश्चित शुष्क और आर्द्र मौसम। ये जो है आपको उष्णकटिबंधीय सवाना वन की विशेषता हो गया। 12 निम्नलिखित देशों में से किससे होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है। तो आपको पता है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को आपको मकर रेखा बोला जाता है। तो मकर रेखा बहुत सारे देशों से गुजरती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से नहीं गुजरती है। बाकी नामीबिया, चिली, ब्राज़ील ये देशों से होकर ये गुजरती है। 113 बोल रहा है कि जब आप भारत के कुछ हिस्सों में यात्रा करते हैं तो आप लाल मिट्टी को देखेंगे। इस रंग का मुख्य कारण क्या है। तो इसका मुख्य कारण है आपको फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति, ठीक है ना। और फेरिक ये जो वाला जो मिट्टी होता है ये करीबन आपको 10.6% भाग यानी कि 3.5 लाख किमी पर फैला हुआ है। और भारत में मुख्यतः यह तमिलनाडु में पाया जाता है, ठीक है। 114 बोल रहा है कि निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। ब्रह्मपुत्र, चिनाब, रावी, सतलुज या इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक, ठीक है ना। एक से अधिक है यहाँ पे। हम लोग जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र तो भारत से बाहर इसका उद्गम स्थल है, लेकिन जो सतलज है ना, सतलज का भी उद्गम स्थल भारत में नहीं है। ये आपको राजस्थान में है जो भारतीय सीमा से बाहर है। ये आपको हिमाचल प्रदेश में सीप किला दर्रे से प्रवेश करती है, इसलिए इसका उत्तर ई हो जाएगा। 115 बोल रहा है कि कैप कैनावेरल वह स्थान जहां से अंतरिक्ष के शटल लॉन्च किए जाते हैं किसके तट पर स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्लोरिडा, ठीक है ना। ये जो आपको है कैप कैनावेरल जो है यह अमेरिका का प्रसिद्ध अंतरिक्ष कैनेडी स्पेस सेंटर है, ठीक है ना, जहाँ से अंतरिक्ष शटल प्रक्षेपित किए जाते हैं फ्लोरिडा में। 116 बोल रहा है कि कोडाई कनाल निम्न में से किस पहाड़ी पर स्थित है। नीलगिरी, पलानी, इलायची या जवारी पहाड़ी। तो कोडाई कनाल जो है आपको हो जाएगा पलानी की पहाड़ी, ठीक है ना। और ये पश्चिमी घाट में पलानी की पहाड़ी पर स्थित एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है और ये तमिलनाडु में है कोडाई कनाल। 117 बोल रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। गर्म और शुष्क जलवायु, हल्की और जो है आपको गीली सर्दी, सदाबहार ओक के पेड़। तो उपरोक्त भौगोलिक विशेषता निम्नलिखित से किस क्षेत्र में पाया जाएगा। गर्म और शुष्क जलवायु है, ठीक है, हल्की और गीली सर्दी है, सदाबहार ओक के पेड़ हैं। तो देख लीजिए कहाँ पर पाए जाएंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, भूमध्य सागरीय, ठीक है ना। भूमध्य सागरीय में उपरोक्त सभी विशेषताएं आपको पाई जाएंगी वनों में। 118 निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है। हंटर, फिलेंडर, ऑरेंज, गिलबर्ट या इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑरेंज नदी दक्षिण अफ्रीका की एक नदी है। यह दक्षिण अफ्रीकी की सीमाओं के भीतर सबसे लंबी नदी है। 119 ओएनजीसी ने भारत के पहले सेल गैस रिजर्व की खोज किस राज्य में की है। असम, गुजरात, पश्चिम बंगाल या महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा पश्चिम बंगाल में, ठीक है ना। ओएनजीसी ने पश्चिम बंगाल भारत के पहले सेल गैस रिजर्व की खोज की है, ठीक है। 120 बोल रहा है कि जारवा सेंटिलीज जनजातियां किस राज्य में या कैंसर प्रदेश में पाई जाती है। तो आपको पता है कि अंडोमान निकोबार द्वीप समूह में ये पाया जाता है। 120 का ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 121 बोल रहा है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। 47वां, 49वां, 48वां या 44वां। नवाचार की बात की जा रही है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 48वां, ठीक है ना। 131 देशों में भारत का स्थान 48वां रहा है और प्रथम स्थान आपको स्विट्जरलैंड को प्राप्त हुआ है। 122 अरुण नदी, वरुण नदी, तमूर नदी निम्नलिखित नदी प्रणाली में किसकी सहायक नदी है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, गंडक या इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा, ठीक है ना। उपरोक्त तीनों नदियां कोसी नदी प्रणाली से संबंधित है, ठीक है ना। अरुण, वरुण और तमूर कोसी से है, ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं होगा। 123 गोगाक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। गोगाक की बात की जा रही है, ठीक है ना। देख लीजिए आपके पास 4 ऑप्शन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, घाट प्रवाह, ठीक है। गोगाक जलप्रपात जो कर्नाटक राज्य के घाट प्रवाह पर स्थित है। प्रश्न 24 स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में कौन शामिल है। नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन या फ्रांस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस नहीं है, बाकी आपको तीनों जो होंगे शामिल हो जाएंगे, ऊपर के तीनों शामिल हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 125 बोल रहा है कि न्यू कैसल पोर्ट दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है कि यहाँ पर है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मेक्सिको या यूएसए में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है ना। 126 बोल रहा है कि किसानों
को शाख की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई थी? चार ऑप्शन है, देख लीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा 98-99 में इस योजना की शुरुआत की गई थी, ठीक है ना। खेती कार्यों को और उसके साख को और बेहतर बनाने के लिए। 127 बोला कि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? इसमें मुद्रा आपूर्ति को बढ़ाना, महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण, कृषकों को आर्थिक सहायता, लघु उद्योग की पूंजी उपलब्ध करवाना, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लघु उद्योगों को पूंजी उपलब्ध करवाना। ये 2015 में भारत सरकार ने छोटे व्यापारियों के लिए पर्याप्त ऋण उपलब्धता करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की थी। 128 भुगतान संतुलन क्या है? एक देश द्वारा शेष विश्व के साथ वस्तुओं व सेवाओं के आयात निर्यात का विवरण, एक देश के व्यवसाय कंपनी द्वारा विदेश में खरीदे गए कच्चे माल के भुगतान का विवरण, किसी देश के सभी निवासियों का देश के विश्व के सभी आर्थिक व्यवहारों का विवरण, या एक देश की सरकार द्वारा लिए गए ऋणों के भुगतान का। भुगतान संतुलन की बात की जा रही है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। किसी देश के किसी निवासियों का शेष विश्व के सभी आर्थिक व्यवहारों के साथ जो होता है विवरण को आपको बोला जाता है भुगतान संतुलन बोला जाता है। 129 बोल रहा है कि विशेष आहरण अधिकार SDR क्या है? एक प्रकार के अंश, विदेशी बैंक खाता से धनराशि निकालने की प्रणाली, विश्व व्यापार संगठन का एक समझौता ऋण, या विश्व बैंक की एक मुद्रा। तो SDR जो हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा, ठीक है ना। ई इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। देखिए SDR जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो है मुद्रा है, ठीक है ना। यह एक भौतिक मुद्रा है, मतलब वर्चुअल मुद्रा है, जिसका उपयोग IMF द्वारा केवल लेखांकन के लिए किया जाता है। तो SDR जो हो जाएगा IMF का एक मुद्रा हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन ई इसका हो जाएगा, 129 का ई हो जाएगा, ठीक है। 130 बोल रहा है कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? विदेशी मुद्रा, स्वर्ण, विशेष आहरण अधिकार, विदेशी कंपनियों के ऋण पत्र, ई इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो इसका उत्तर हो जाएगा ई इनमें से कोई नहीं एक से अधिक, ठीक है। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर ये सब तो शामिल किया जाता है। उसके बाद आपको विशेष आहरण भी SDR की भी शामिल किया जाता है, स्वर्ण एवं रिजर्व ट्रेज पोजीशन को भी शामिल किया जाता है। तो इसका ऑप्शन एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 131 बोल रहा है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार 2018-19 में सकल राज्यगत मूल्यवर्धन ग्रॉस स्टेट वैल्यू में तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना है? 51, 52, 56, 6 या 59? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना, 59। देखिए एक क्षेत्र का 59.0 है, उसके बाद आपको जो द्वितीय क्षेत्र है उसका 19.7 है, और उसका जो प्राथमिक क्षेत्र है कृषि वाला जो 21.3% है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 132 बोल रहा है कि 8 मूल उद्योगों के सूचकांक में निम्न में से किसको सर्वाधिक महत्व दिया जाता है? रिफाइनरी, बिजली, कच्चा तेल या कोयला? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो रिफाइनरी उत्पादन है, देखिए कोयला उत्पादन, तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पादक, उसके बाद है आपको उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और विद्युत, इनको मूल उद्योग 8 में रखा गया है। उसके बाद 8 मूल उद्योग के सूचकांक में सर्वाधिक महत्व रिफाइनरी उद्योग को दिया जाता है, या रिफाइनरी उत्पाद को दिया जाता है, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 133 बोल रहा है कि केंद्रीय बजट 2020-21 में कुल प्राप्तियों में निम्न से किसका सर्वाधिक योगदान है? माल सेवा निगम, उधार, आयकर या इनमें से कोई नहीं एक से अधिक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, उधार एवं अन्य देनदारियाँ, ठीक है ना। यदि कुल प्राप्तियों 100 पैसा की बात करेंगे तो उधार एवं अन्य देनदारियों की आपको 20 हो जाएगा, 20 पैसा हो जाएगा। माल एवं सेवा कर का 18 पैसा हो जाएगा, निगम कर का 18 पैसा हो जाएगा। तो 2000 मतलब कि 2021 के अनुसार जो है इसका जो है उधार एवं अन्य देयताएं जो है 20% सर्वाधिक हो जाएगा। 134 बोल रहा है कि भारत में मुद्रा के निर्गमन हेतु निम्न में से कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? अनुपातिक कोष प्रणाली, न्यूनतम आरक्षण प्रणाली, अधिकतम कोष प्रणाली या संतुलित निर्गम प्रणाली? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, ठीक है ना। और इसका जो 1956 से अनुपातिक कोष प्रणाली के स्थान पर इसको अपनाया गया है, न्यूनतम निर्गम मुद्रण आरक्षित प्रणाली, ठीक है ना। 135 बोला कि RBI द्वारा गठित आर्थिक पूंजी ढांचे पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट वर्तमान समय में चर्चा में है, जिसके तहत RBI द्वारा अधिकतम कोष को केंद्र सरकार को हस्तांतरित किया जाना चाहिए। इस समिति के अध्यक्ष कौन है? विमल जालान, उर्जित पटेल, डी सुब्बाराव, अमित ताबकांत या इनमें से कोई नहीं 100 अधिक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए विमल जालान। देखिए वर्ष दिसंबर 2018 में उक्त समिति का गठन किया गया था, विमल जालान इसके अध्यक्ष के। हाल ही में इस समिति की रिपोर्ट है जिसमें RBI द्वारा 1.76 लाख की अधिकतर राशि सरकार को सौंपी जाएगी, जिसका उपयोग सरकार वित्तीय स्थिरता हेतु करेगी। और ये काफ़ी विवादित एक कदम रहा था, काफ़ी इसका विवाद हुआ था, काफ़ी ये चर्चा का विषय भी रहा था, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 136 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है?
ओपेक जेनेवा, कॉमनवेल्थ लंदन, नाटो ब्रुसेल्स या WTO जेनेवा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ओपेक। ओपेक जो हो जाएगा ना, ये हो जाएगा आपको वियना हो जाएगा, ठीक है ना, और बाकी सब के सब आपको सही हैं। ओपेक जेनेवा नहीं बल्कि वियना हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 137, हेलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है? आपको पता है जो फ्लोरीन है वो सर्वाधिक अभिक्रियाशील हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 138 बोल रहा है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ पर स्थित है? मौसम विज्ञान की बात की जा रही है। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, नई दिल्ली। इसका सही उत्तर हो जाएगा 138 का ऑप्शन सी हो जाएगा, नई दिल्ली में, ठीक है ना। भारतीय मौसम विज्ञान जो है IMD का मुख्यालय नई दिल्ली में है और यह भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। यह मौसम संबंधी अनुमान, भविष्यवाणी, भूकंप विज्ञान आदि के लिए उत्तरदायी संस्था है। इसकी जानकारी देने के लिए 139 बोल रहा है कि निम्न में से कौन G7 का सदस्य है? देख लीजिए, ब्राज़ील, इटली, ऑस्ट्रेलिया, भारत या इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इटली। इटली ही इसका एक सदस्य मात्र है। 140 बोल रहा है कार्लिंग ट्रेड विश्व के प्रसिद्ध स्वर्ण खदानों में से एक है, यह किस देश में अवस्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पेरू, मेक्सिको या इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्लिंग ट्रेड जो है आपको विश्व का प्रसिद्ध स्वर्ण खदान जो संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है। इसके बाद देखते हैं हम लोग आगे आपको मैथ और मैथ के 10 क्वेश्चन हैं। आपका इसका सॉल्यूशन इस वीडियो के PDF में अवेलेबल करवाया जा रहा है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, बना के देखिएगा कितना इसमें सही आता है। तो कुल इस तरह से आप 150 प्रश्नों का एक सेट देखे हैं। किसी उत्तर पर डाउट है तो उसको लिखें। आप पूरे सेट को बनाने के बाद अपने स्कोर भी कमेंट बॉक्स में लिखें। जितना भी अब स्कोर आपको आता है, नेगेटिव नहीं काटना है इसमें, जितना भी स्कोर आता है वो उसको बता देना है। यदि भी आपको वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको ये सेट कैसा लगा ये भी आपने अनुभव कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।